में अपनी करने के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से हमने एक छोटे से कह सकते हैं बिल्कुल ही छोटे 1 bedroom 1 ऑफिस फ्लैट से शुरुआत की थी। टुडे वी हैव मोर देन 100+ एम्प्लॉइज और विद 600+ हॉस्पिटल्स। हमने जर्नी जो स्टार्ट की थी वो एक हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर कंपनी की जर्नी के रूप में स्टार्ट की थी। आज वो इंडिया की तीसरी बड़ी हेल्थ केयर IT कंपनी है, जो अपने में एक काफी अच्छा मुकाम हासिल किया है। हमने कई जगह विप्रो, फिलिप्स और इन बड़े बड़े कंपनीज के HIS को, जो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसको रिप्लेस किया है। इस जर्नी की शुरुआत बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से हुई थी। साथ ही साथ एक उद्देश्य ये था कि कोई भी पेशेंट कभी भी अगर अस्पताल जाता है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है। एक तो वो पहले से ही दुखी होता है, अगर उसके रिलेटिव बीमार होते हैं तो ओवरऑल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस को किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, IT का यूज करते हुए किस तरह से ऑपरेशंस को सक्सेसफुल और स्मूथ किया जा सकता है, इसकी कोशिश की थी। हमेशा ये सोचा गया कि एंड यूजर अगर हम पेशेंट होते तो कैसा रहता, इसीलिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया। उसमें कई सारी चीजें, राइट फ्रॉम पेशेंट फीडबैक टू OPIP प्रोसेसेस। किसी डॉक्टर के मैं इंटरव्यू ले रही थी, मैं उनका नाम भी मेंशन करना चाहूंगी। थायराइड केयर के जो ओनर हैं डॉक्टर वेदुमणि, उनसे मैंने यही पूछा कि आप किस तरह का पेशेंट एक्सपीरियंस उम्मीद करते हैं अपने लोगों से। तो उन्होंने हमें कहा कि पेशेंट जब अस्पताल जाते हैं तो ना उन्हें पर्दे याद होते हैं, ना बेड्स कितने क्लीन है ये याद होते हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर याद होता है कि नर्स ने किस तरह से देखा और डॉक्टर्स कितने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। जब वो परेशान थे, जब उन्होंने वार्ड बॉय को बुलाया तो क्या वो सोने के लिए आया, क्या उनकी जो भी रिक्वेस्ट थी उन्हें सुना गया कि नहीं। ओवरऑल एक्सपीरियंस काउंट्स एंड इसलिए हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को और मजबूत करने के लिए IT is really very important. Information technology has to be there. Digitalization of healthcare has to be there. इसीलिए हमने HIS कंपनी की शुरुआत की थी, जो CareSoft कंपनी है। करीब 600 हॉस्पिटल्स में हमारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। उसके बाद हमने 2020 में मेडिसर्कल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो एक हेल्थ केयर मीडिया कंपनी है, इसकी शुरुआत की थी। इसका भी बहुत ही सिंपल 2 ही उद्देश्य है। कोई भी मीडिया कंपनी जनरली ब्रांडिंग या अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चीजों के लिए होती है, लेकिन पोस्ट कोविड हम काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। पहले की तरह नहीं है। हम आज वीडियो कंसल्टेशंस ले रहे हैं डॉक्टर से, जबकि वीडियो कंसल्टेशंस कई दिनों कई सालों से थे। आज के दिन में पेशेंट्स के मोबाइल पे, ऐप पे, ईमेल्स पे सारे अलर्ट्स और रिमाइंडर्स आते हैं, यानी पेशेंट इंफॉर्मेटिव हो रहे हैं। तो जो भी लोग हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली इंडिया जो है वो सिकनेस से वेलनेस की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में लोग बीमार पड़ने का इंतजार नहीं करते, लोग पहले ही जाकर के अपने टेस्ट कराते हैं, चेकअप्स करवाते हैं, ताकि बीमार पड़ने की नौबत नहीं आए। कोविड ने हमें फिलहाल ये तो जरूर सिखा दिया है कि हम कैसे सिकनेस से वेलनेस की तरफ जा सकते हैं। यानी इंडिया की जो साइकोलॉजी थी कि जब तक परेशानी पूरी तरह से सर के ऊपर न जाए, लोग डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज लोग योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, खान पान का ध्यान रख रहे हैं। कोविड लॉकडाउन ने हमें सिखाया कैसे सात्विक भोजन, सिंपल लिविंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बाहर का खाना न खाते हुए घर में जो सिंपल खाना है, एक्सरसाइज, योगा, जो हमारी पुरानी प्राचीन पद्धतियां हैं, जो हमारा खुद का अपना धरोहर है, योगा और इनके प्रति होम्योपैथी, इनके प्रति हमारा जागरूकता हमारी बढ़ी। इसलिए उस पॉइंट को फोकस करते हुए हमने मेडिसर्कल 2 उद्देश्यों से खोला था, स्टार्ट किया था। पहला उद्देश्य ये था टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी कि बीमारी होने का इंतजार न करें, बीमारी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हर घर में कोई ना कोई अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इतने सारे पेशेंट्स के साथ रह रहे होते हैं। उनका बचाव क्या है, उस बीमारी को रिवर्स कैसे किया जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। जनरली हम हमेशा बड़े डॉक्टर से मिलने की उम्मीद रखते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। हर बार उन तक पहुंच पाना मुश्किल होता है। मेडिसर्कल एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है, जहां आप घर बैठे इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स, सबसे बड़े दिग्गज डॉक्टर्स के बारे में उनसे अपने बीमारियों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, उनसे अपने बीमारियों के बारे में जान सकते हैं, और हेल्दी कैसे रहा जाए और किसी बीमारी से कैसे बचा जाए, ये इसका पूरा इंफॉर्मेशन मिलता है। आज
जिस तरह से सब गूगल डॉक्टर पे पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं, कोई भी दवाई आती है हम जनरली फटाफट गूगल करके ढूंढते हैं, बट क्यों गूगल पे डिपेंड करें अगर आपको ये इंफॉर्मेशन फ्री, साथ ही साथ इतने एक्सपीरियंस मेडिकल एक्सपर्ट से मिल रही है, घर बैठे मिल रही है, फ्री मिल रही है, तो वो बिल्कुल ही सही तरीका है, क्योंकि आप एक समय में एक से ज्यादा डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते। कोविड के बाद सेकंड ओपिनियन का एक कल्चर स्टार्ट हुआ है। आप भले ही अपने डॉक्टर के पास जाएं, फिर भी प्लान्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स में आप जरूर किसी और भी सेकंड ओपिनियन लें कि क्या ये मैं कर रहा हूँ इतना सही है। बड़े डॉक्टर्स इनके बारे में आपको कई हद तक सलाह दे सकते हैं। दूसरा उद्देश्य ये था किस तरह से हम ऑर्थोप्रेन्योर्स को हर लेवल पे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, वो जो भी कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो बड़े बड़े हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स पहले ही कर चुके हैं। इंस्पायर करना किसी भी एंटरप्रेन्योर को आज बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है वैसे ही बिल्कुल आसान नहीं होती है। एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करना कोई भी है, आज के जो यंगस्टर्स है, एंटरप्रेन्योर से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारी यंग इंडिया है, जो यंगस्टर्स है, हमारा जो नया भारत है, यंग इंडिया, उसे कैसे इंस्पायर करें। आज हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो गया, इतना कैसे उसने इतना सक्सेस पाया, ये सक्सेस मंत्रा क्या है, इसको लेकर के ही हमारा मेडी सर्कल का ये दूसरा उद्देश्य था। हम इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स और जितने भी हेल्थ जनरली हेल्थ केयर फोकस है, तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, उनसे वीडियोस इंटरव्यूज करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनका सक्सेस मंत्रा क्या है, उन्होंने क्या करके ये ऊंचाई हासिल की, उनके जीवन में कितने तरह के कष्ट हुए, फिर भी उन्होंने उनको नजरअंदाज किया, अनदेखा करते हुए वो अपने पथ की तरफ आगे बढ़ते गए। ये जो इंस्पायर्ड स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरी, इसीलिए हम वीडियो इंटरव्यूज कर रहे होते हैं। सो ये दो चीजें थी जिसके हमने लिए मेडी सर्कल की शुरुआत की। करीब 1200 से ऊपर डॉक्टर्स का हमने इंटरव्यू लिया है, और गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने कुछ जिंदगियों को बचाया है, कुछ जिंदगियों को बदलने की कोशिश की है, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स पे बात की है जिस पे बातें नहीं होती हैं। अब ये भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, जैसे सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, इस पे बहुत जगह खुल के बातें नहीं होती हैं। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिसपे लोग खुल के चर्चा नहीं करते, जबकि मेडिकल एक्सपर्ट से आपको उन बातों पे जानना काफी जरूरी होता है। तो हमने बिंदास बोल करके एक सीरीज की शुरुआत की, जिसपे हम लोग सेक्सोलॉजिस्ट से और साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन से सेहत की बात पे बात करते थे। कई बार जो बातें खुल के नहीं करते, क्योंकि कई बार माता पिता बच्चों को वो बातें नहीं समझाते। अब यंगस्टर्स किसी ना किसी फ्रेंड या गूगल या किसी और इंटरनेट इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं, जो कहीं हद तक उनके लिए अच्छा नहीं है। तो एज अ रिलायबल मीडिया होम हाउस हम ये कोशिश करते हैं कि इन बातों पर खुलकर चर्चा की जा सके, ताकि ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स खास करके, उन्हें काफी हद तक दूर किया जा सके। जी धन्यवाद।
तो सर है कि नहीं है? आ गए स्ट्रक्चर में लेके आए
So hello everyone, this is my ignition of Indian startups. किसी भी स्टार्टअप की जो जर्नी है उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज होते हैं और क्या चैलेंजेस होते हैं, इनको फोकस करते हुए ये प्रेजेंटेशन बनाया गया है।
पहले वाला कर लो यहाँ से चल गया कहीं कौन सी है भी आई है? कौन सी? इंडस्ट्री वाले का नेतागिरी का अड्डा है। हाँ, अच्छा, नेतागिरी का अड्डा इंडस्ट्री। सामने का तीनों प्रोजेक्ट्स में जो भी करेंगे ना आप बोलते रहिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये स्लाइड बता रहा है कि कितने स्टार्टअप्स है पूरी दुनिया में। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि करीब 31.7 यानी 31.7 मिलियन बिजनेसेस जो है वो सिर्फ यूएस में है, जो करीब 99.9% जो यूएस बिजनेस का है। इंडिया कहाँ रैंक कर रहा है ये वर्ल्ड स्टार्टअप मैप में? तो इंडिया है 20वें स्थान पर। ऑल इंडिया का हमारे रैंक ऑल वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से इंडिया 20वें स्थान पे है। अगर सिटी वाइज रैंक चेक किया जाए, पहला सैन फ्रांसिस्को है, मुंबई जो है वो 15वें स्थान पे है जहां से मैं हूँ, मतलब मेरी सर्कल कंपनी है, और बैंगलोर जो कि एक स्टार्टअप हब समझा जाता है, बिल्कुल सही है बिकॉज कई सारे स्टार्टअप्स फंडिंग्स और इनके लिए बैंगलोर इज ट्रीटेड लाइक जैसे सिलिकॉन वैली ट्रीट की जाती है फॉर आईटी। सो बैंगलोर इसके जगह पे सिटी रैंकिंग के हिसाब से ऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व में 10वें स्थान पर है। नेक्स्ट, इंडिया में स्टार्टअप्स की स्थिति क्या है? इंडिया में करीब इंडिया पूरी तरह से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें तीसरे स्थान पर है। करीब 38,815 एक्टिव स्टार्टअप्स हैं जो फंडेड और बूटस्ट्रैप्ड दोनों तरह के स्टार्टअप्स को ये करता है। नेक्स्ट, 2018 में करीब 50,000 स्टार्टअप्स थे इंडिया में, और इसमें सबसे ज्यादा संख्या टेक्नोलॉजी लेड स्टार्टअप्स की थी, करीब 8,900 से 9,300, और 1,300 नए स्टार्टअप्स थे जो 2019 में थे। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो करीब 2 से 3 टेक स्टार्टअप्स हर दिन पैदा हो रहे हैं, मतलब टेक स्टार्टअप्स से ज्यादा है।
महाराष्ट्र जो है वो स्टार्टअप रेस में सबसे आगे है। करीब 2587 स्टार्टअप्स जो है वो महाराष्ट्र स्टेट में है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है, 1973 स्टार्टअप्स है जो कर्नाटक में है। अब परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मर स्टेट कौन सा है इंडिया में, तो वो है गुजरात। कुछ टॉप परफॉर्मर्स में कर्नाटक और केरला भी है। एस्पायरिंग लीडर्स यानी ऐसे स्टेट्स जिनमें स्टार्टअप्स का परफॉर्मेंस अच्छा और अच्छे से भी ज्यादा बेहतर होता दिखा गया है, वो है हरियाणा, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड। कुछ इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स है, यानी ऐसे स्टेट्स, ऐसे राज्य जहां पे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली शामिल है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम का फोकस जनरली मेट्रो सिटीज नहीं रहा है। आप देखेंगे कुछ ऐसे भी राज्यों के नाम हैं जो पहले स्टार्टअप मैप में दिखाई भी नहीं देते थे। तो इसका मतलब ये है कि टैलेंट एवरीवेयर है। अगर उन्हें अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो बिल्कुल ही वो भी कहीं अच्छा कर सकते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस है अच्छा होगा। और साथ ही साथ वो ऐसे एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो लोगों की जिंदगी को आसान कर सकेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इसमें जो ये वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है एक्सेप्ट असम और यूनाइटेड टेरिटरीज है जो दिल्ली को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एस्पायरिंग लीडर में नागालैंड, ये दर्शा रहा है कि ऑल इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक रेवोल्यूशन के जैसा आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे जा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड है, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बताता है 2020 में भारतीय स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किस तरह से रहा। ऑन द प्राइस टेक में 8.5%, हेल्थ सेक्टर में 8%, एजुकेशनल टेक में 85% है एंटरप्राइज टेक में, हेल्थ टेक में 80%। इसी तरह से एजुकेशनल टेक, फाइनेंशियल, रिटेल, कंज्यूमर, एचआर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, एसटीएम एंड लॉजिस्टिक्स, इनमें अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एंटरप्राइज टेक में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखा गया है। ये जो आंकड़े हैं वो 2000 के हैं और स्टैटिका एक रिसर्च कंपनी है जिसका डेटा यहाँ पे शो किया गया है। इंडिया में करीब 5694 एक्टिव इन्वेस्टर्स है। किसी भी स्टार्टअप्स को जो फंड करते हैं यानी इन्वेस्टर्स, उनकी संख्या काफी कम है। आउट ऑफ विच अप्रोक्सीमेटली करीब 27% टोटल इन्वेस्टर्स जो है वो यूएस से है। इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है हमारा फिनटेक स्टार्टअप्स का, वो पहले 45% था। जो पहले ई कॉमर्स, अभी आप देखो कितने सारे ई कॉमर्स स्टार्टअप्स आ गए हैं जिनके जो दर थी पहले जो 20% थी, वो बढ़ के अभी 45% हो गई है। बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप्स जो अभी पहले नहीं थे, जैसे B2B स्टार्टअप्स है, जैसे सेटा, रेजरपे एंड और एक्स्ट्रिया, जिसमें रेजरपे आई थिंक बिहार के ही फाउंडर है इसके, शशांक। तो इसमें रेजरपे का भी नाम है, जो करीब 1.9 बिलियन एक्सेस 85 डील्स हुए हैं, जिसकी टोटल वैल्यूएशन करीब 1.9 बिलियन डॉलर्स पे है। सोर्सेज INC 42 एंड इकोनॉमिक टाइम्स। ये जो मेरा नेक्स्ट स्लाइड जो मैं दिखा रही हूँ, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंडिंग इनवॉल्व स्टार्टअप्स, यानी किस तरह से लोग किन किन सेक्टर्स पे पैसे लगाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी स्टार्टअप जब भी कोई खोलते हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, तो कई सारे पॉइंट्स उन्हें फोकस करने चाहिए। एक तो कि वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने जो भी स्टार्टअप की शुरुआत की है, वो किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। बिना सोल्यूशन का प्रॉब्लम, यानी ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं और आप उसके लिए सोल्यूशन ऑफर कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आज के दिन में फेल हो रहे हैं। मैं स्टार्टअप फेलियर्स पे भी आगे आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल मैं पॉजिटिव बातों से शुरुआत करती हूँ।
अभी यूनिकॉर्न्स इन इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं, करीब 36 इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो पहले ही इंडियन यूनिकॉर्न क्लब में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। करीब 32 बिलियन से ऊपर वो रेस भी कर चुके हैं इस सितंबर तक, और इंडियन यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ इंडियन यूनिकॉर्न्स का नाम लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, जैसे कि फ्रेंच, ग्रो, भारत पे, एको, माइग्लैम, क्योरफिट, एमपीएस, जेटा, गपशप, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो अब यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ये इस फैक्ट से काफी अच्छी तरह से समझ में आता है कि 9 इंडियन स्टार्टअप्स ही है जिन्होंने करीब $1 बिलियन के ऊपर का वैल्यूएशन रीच किया है। ये काफी बड़ी बात है। इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है 2023 तक हमारे भारत देश में करीब 100 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे, जिनकी संख्या अभी फिलहाल 36 है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2025 तक। लेकिन जिस तरह से ये स्टार्टअप्स परफॉर्म कर रहे हैं, 2023 तक ही शायद 100 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे। अभी सबसे इम्पोर्टेंटली हम सक्सेस एंड फेलियर रेशियो पे आ रहे हैं कि स्टार्टअप्स खुलती बहुत है, आप भी सुनते होंगे। क्या सब सक्सीड करते हैं? जी नहीं, कुछ सक्सीड करते हैं, कुछ फेल करते हैं। एक IBM स्टडी के हिसाब से 90% भारतीय स्टार्टअप्स अपने शुरुआत से 5 साल के अंदर ही फेल करते हैं, और 7.5 आउट ऑफ 10 वेंचर बैक स्टार्टअप्स फेल। ये भी काफी बड़ा एक फैक्ट है। यूएसए में 12 में से 11 बिजनेसेस फेल करते हैं। वर्ल्ड वाइड में स्टार्टअप्स फेलियर का जो रेशियो है वो 21.5%। अब हम इनके कारणों पे आते हैं कि स्टार्टअप्स फेल क्यों करते हैं। करीब 80% वेंचर कैपिटलिस्ट इंडियन स्टार्टअप फेल करते हैं कि कई इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से ये स्टार्टअप्स फेल करते हैं। Can you please move to the next slide? तो ये करीब 5 कारण हैं जो बताते हैं, जो दिखा रहे हैं कि किस वजहों से स्टार्टअप्स फेल कर रहे होते हैं। पहला है प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी आपका प्रोडक्ट मार्केट के लिए फिट नहीं था। दूसरा लीगल रेगुलरिटीज। तीसरा राइट टीम मेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्सपीरियंस लोगों का ना होना एक बहुत बड़ा कारण देखा गया है। लैक ऑफ फंड्स, तो बिल्कुल ही जाहिर सी बात है, फंड्स के अभाव में किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करना मुश्किल है। और अनफिट बिजनेस मॉडल, यानी जो उनका रेवेन्यू मॉडल था वो अनफिट था, मार्केट के हिसाब से सही नहीं था। कई बार जो हम एस्पायर करते हैं, सोचते हैं, रियलिटी उससे काफी दूर होती है, और ये सबसे बड़ा रीजन है ये स्टार्टअप जो है वो फेल कर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इन्हीं कारणों के ऊपर डिटेल्स में बताया गया है। जनरली ये कारण आपको आराम से इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन मैंने इन कारणों के साथ उन कंपनीज और उन स्टार्टअप, साथ ही साथ जिन लोगों ने उन स्टार्टअप्स की शुरुआत की, यानी जो फाउंडर्स थे, उन्हें भी मेंशन किया है ताकि हम इसे और अच्छे से समझ सके। क्योंकि कई बार हम लोगों ने जोमेटो का नाम सुना है, ऐसे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो लॉस में चल रहे हैं। जनरली जोमेटो से आपने कभी ना कभी जरूर ऑर्डर किया होगा। क्या आपने उनके बारे में और जानने की कोशिश की है कि वो क्या लॉस मेकिंग स्टार्टअप है और क्या वो कभी यूनिकॉर्न बन सकते हैं? जिसमें पहला है कारण, जैसे मैंने बताया, लैक ऑफ PMF, यानी प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं था। जिसमें frankly.me एक प्लेटफॉर्म था जो कनेक्ट करता था पब्लिक फिगर्स को। आई थिंक आपने इनका नाम भी सुना होगा। उल्लू एक तरह का अलग स्टार्टअप है जिसमें आप अपने जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बर्थडे विशेस आप ले सकते हैं सेलिब्रिटीज के थ्रू। इसी तरह का एक frankly.me स्टार्टअप था जिनके CEO निकुंज जैन थे। उन्होंने बताया कि दिस वाज नॉट अ सस्टेनेबल मार्केट फिट प्रोडक्ट। इसी तरह से लीगल रेगुलरिटीज, जैसे कोइनेक्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, RBI के कई सारे गाइडलाइंस और रेगुलरिटीज नहीं फॉलो होने की वजह से ये अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं राइट टीम मेंबर का होना। जैसे कि क्रिकेट टीम में 11 लोग 11 के 11 अगर कंट्रीब्यूट करते हैं तभी इंडिया जीतती है। उसी तरह से अगर आपकी टीम में वो एक्सपीरियंस लोग और साथ ही साथ अच्छी टीम नहीं है तो कोई भी स्टार्टअप नहीं जीत सकती। इसका एक उदाहरण दिया है ल्यूमॉस करके, ये IoT बेस्ड एक कंपनी है, IoT जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इनका भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा था कि उनकी टीम राइट नहीं थी।
उन्होंने जब ये स्टार्टअप की शुरुआत की थी। लैक ऑफ फंड्स एक बहुत ही कॉमन इशू है, जिनके ऐसे कुछ स्टार्टअप जो लैक ऑफ फंड्स की वजह से फेल हो गए, वो है जैसे रूम्स टू नाइट, मिश्रा मोटर्स, इनवीवॉक्स और ऑटो। लास्ट हमारा है अनफिट बिजनेस मॉडल, जिसमें जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, एक दूसरा स्टार्टअप है ज़ूमो करके, जो एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, कई तरह के कार पोर्टल्स में थी और ये एक अनसक्सेसफुल कंपनी। नेक्स्ट है हमारा बेरियर्स, क्या रोकता है इंडियन स्टार्टअप्स को सक्सेस होने से। ये आपने शायद ये व्हाट्सएप जोक भी बहुत बार आपको मिला होगा कि इंडिया में तो आप एक गन 19 डॉक्यूमेंट्स पे ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक रेस्टोरेंट खोलना होगा तो उसमें 36 के करीब लाइसेंसेस है। व्हाट्सएप जोक ऑल्सो जो बहुत बार फॉरवर्ड हो चुका है। तो ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन है। हमारी गवर्नमेंट खुद ऐसे 6000 ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई कर चुकी है, जो कि इंडियन स्टार्टअप्स के रास्ते में कई बार रोने का काम करते हैं। करीब 1500 से 2000 ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं, और कुछ ऐसे कंप्लायंसेस हैं, बाकी बचे सारे कंप्लायंसेस स्टेट लेवल पे हैं। इतने सारे कंप्लायंसेस को पूरा करना इतनी आसान बात नहीं। यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टीम सो दैट यू आर एबल टू मेंटेन ऑल दीज कंप्लायंसेस। कंस्ट्रक्शन परमिट्स भी है, करीब 34 प्रोसीजर्स है, 196 डेज लगते हैं। एंड हांगकांग में इसकी कंपैरिजन यानी तुलना की गई है कि जिस तरह से इंडिया में एक कंस्ट्रक्शन परमिट लेने में 34 प्रोसीजर और 196 दिन होते हैं, हांगकांग में सिर्फ 8 प्रोसीजर है और सिर्फ 69 डेज लगते हैं। उसी तरह से एक्सपोर्ट बॉर्डर रिक्वायरमेंट्स जो भी है 52.1 आवर्स इंडिया में है। सिंगापुर में जो कि सबसे ज्यादा प्रगतिशील रहा है, सिर्फ 10 घंटे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स ये दिखाने के लिए है कि हम कहाँ रैक कर रहे हैं और हमारे साथी देश कहाँ आगे जा रहे हैं और क्यों आगे जा रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अपॉर्चुनिटीज, जिसपे ये सेशन आज का आधारित है कि हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के अपॉर्चुनिटीज क्या है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब सेशन का हेडलाइन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दिया गया है तो हमने ये शुरुआत की इतनी बातें क्यों की। वो इसलिए कि अगर हम सिर्फ इस बात को करें कि भाई हमारे पास इंडियन स्टार्टअप तो हमेशा फेल होते हैं, 68% के ऊपर इंडियन स्टार्टअप फेल हो रहे हैं, इसके पहले हमें जानना चाहिए कि स्टार्टअप्स कर क्या रहे हैं इंडिया में, उनके लिए किस तरह का माहौल है, क्यों फेल हो रहे हैं, रीजंस क्या है। जब तक आप डीप डाउन नहीं समझेंगे तब तक हम प्लस पॉइंट्स यानी अपॉर्चुनिटीज, माइनस पॉइंट्स यानी जो चैलेंजेस, उसको कभी नहीं समझ सकेंगे। ओवरव्यू देना इसलिए जरूरी था कि भारत 20वें स्थान पर है आज के दिन में, और छोटे छोटे राज्यों से भी अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स बाहर निकल के आ रहे हैं। ये क्लियरली ये दर्शा रहा है कि इंडिया में ना टैलेंट की कमी है, लेकिन कुछ चीज जरूर कम है, जिसकी वजह से आज हर शहर हर राज्य से एक टेक स्टार्टअप निकल के आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या किसी भी सेक्टर का स्टार्टअप आगे निकल के नहीं आ पा रहा है। और हम सबकी मिलीजुली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एज अ कंज्यूमर, एज अ फंडर, एज अ इंक्यूबेटर कि हम उस स्टार्टअप को आगे बढ़ने में मदद करें। और जो अपॉर्चुनिटीज थे हमारे, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये कि इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। करीब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से चले तो इट इज द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लो ऑफ $67.54 बिलियन, जो करीब फर्स्ट 9 मंथ्स में अप्रैल टू दिसंबर 2020 का ये आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, यानी यंग इंडिया, युवा भारत, जो कई बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो युवा भारत है वो इन प्रोडक्ट्स को, इन एप्लीकेशंस को, इन ऑफरिंग्स को यूज करेगा। तीसरा, माइंडसेट हैज चेंज्ड फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरुआत में जब हमारे इस पीढ़ी के पहले की पीढ़ी के जो माँ बाप होते थे वो हमेशा अपने बच्चों को नौकरी के लिए ही बोलते थे। आगे जाकर के कई आज भी ऐसे बच्चे हैं, ऐसे युवा है जो नौकरी से ना चाहते हुए एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस की जर्नी को भी एक तरीके से ले रहे हैं, और साथ ही साथ उन्हें मदर, फादर, रिलेटिव्स और सब तरह से सपोर्ट मिल रहा है, सोसाइटी से सपोर्ट मिलता है। ये माइंडसेट का चेंज है। दूसरा है ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन स्टार्टअप्स। अगर आप देखें तो इंडियन एंड फॉरेन दोनों तरह के इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए हैं इंडियन स्टार्टअप्स को। इन्वेस्टमेंट रहेगा तो किसी भी स्टार्टअप को आगे बढ़ने में काफी हेल्प हो सकती है।
कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हैं जो कई कई हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूव हुए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, ई-बिज पोर्टल और सेतु। ये कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्टार्टअप एप्स है, एप्लीकेशंस है जो इन इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बड़े ब्रांड्स का इन्वेस्टमेंट जैसे रिलायंस, टाटा, जिंक, ये भी काफी हद तक एक कारण है इंडियन स्टार्टअप्स के अपॉर्चुनिटीज का। नेक्स्ट में हम एक वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। कुछ चैलेंजेस भी है जो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन स्टार्टअप्स कई तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, जैसे लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ गुड टीम, लैक ऑफ गुड बिजनेस मॉडल। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव बातों से या जो हमें जो भी हमारे रास्ते में आने वाले ये जो ऑब्स्टेकल्स है उन पे ध्यान न देते हुए आगे की ओर बढ़े तो वो क्या है, तो वो ये बताता है कि इंडिया जो है वो 142वें पोजीशन पे आ गया है। 142वें पोजीशन से 63rd पोजीशन पे आ गया है 6 सालों में, जो काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी है कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं बड़े बड़े स्टार्टअप्स के जो इन स्टार्टअप्स को अवार्ड देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं मॉनिटरली भी और सोसाइटी वे में भी, ताकि वो आगे बढ़ सके। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर हो गया, नैसकॉम के 10,000 स्टार्टअप्स है, वॉलमार्ट लैब्स एंड टी लैब्स है, टाटा ग्रुप, महिंद्रा एंड महिंद्रा और यस बैंक ने भी ऐसे कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं जो आगे आने वाले ऐसे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर करते हैं। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंटली जो NSDC है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उन्होंने भी करीब 150 मिलियन इंडियंस को 2022 तक मैंडेटरी किया है कि वो उन्हें स्किल करेंगे। किसी भी स्टार्टअप को जैसे बहुत जाहिर सी बात है एक अच्छी टीम, एक स्किल टीम की आवश्यकता है जो काफी हद तक NSDC पूरा कर पा रही है। लास्ट में अबाउट मेडिसर्कल है, तो मैंने आपसे शुरू में ही जिक्र किया कि ये एक मीडिया कंपनी है जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री पे फोकस्ड है। यहाँ हम दो वजहों से हैं, एक जिसमें हम एक्सपीरियंस्ड और मेडिकल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स को से अवेयर कराते हैं लोगों को डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, और दूसरा उद्देश्य है टू इंस्पायर पीपल, टू इंस्पायर द यंग इंडिया कि वो कैसे अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। So thank you for listening to me. And this is the end of the presentation. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अपने परिचय देके। हमारे बाहर के लोग वर्चुअल माध्यम से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वर्चुअल के माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोई प्रश्न है आपको मीता जी को पूछने लायक, आप तो पूछ सकते हैं। यहाँ के उपस्थित उद्योगी और सब हेलो मैम, मेरा नाम प्रकाश है, मैं यहीं पटना का रहने वाला हूँ। मेरी मम्मी को पिछले 3 साल से आई थिंक पार्किंसन डिजीज, लेफ्ट साइड बॉडी पार्ट काम नहीं करता, कांपता है बहुत, तो उसके लिए कोई पॉकेट डॉक्टर नहीं मिल रहा है। अभी एम्स में गार्जियंस मेरे प्लान कर रहे हैं टिकट दिखाने के लिए, तो कोई डॉक्टर प्रेफरेंस आप दे सकते हैं? मेरा नाम प्रकाश है। Thank you Prakash, thank you for first of all listening to my presentation. जनरली मुझे लगा मेरा presentation बहुत बड़ा है, I hope आपको ये बोर नहीं हुए। The thing is that medical expert जब आप होते हैं, right medical expert तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगी मुंबई के जो भी बड़े डॉक्टर्स हैं जो पार्किंसन डिजीज पे काम कर रहे हैं, आपको उनसे कनेक्ट करवा सकती हूँ, क्योंकि इस मीडियम
में होने की वजह से एक बेनिफिट है कि हम बड़े डॉक्टर से जनरली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं और उनके अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाते हैं। तो एक डॉक्टर है मेरे नजर में कि मुझे पता है उन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स का स्पेशली पार्किंसन के लिए बिल्कुल तरीके से ठीक किया, जो काफी स्टेज 4 के पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स। तो मैं बैक जाने के बाद जरूर आपको कनेक्ट करवानी है। थैंक यू। एक्चुअली मैंने ऐसे ही नेट पर सर्च किया था खुद से, तो मुझे पता चला कि मोहम्मद अली बॉक्सर जो थे, लेजेंड बॉक्सर, उनको भी पार्किंसन डिजीज था, जिसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद रिकवर भी किया और 2 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। आई डोंट नो कैसे हुई, बट थोड़ा डर बना रहता है बिकॉज़ पता है। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ रीजन नहीं है पार्किंसन और रीजन क्या, और कुछ रीजन रहे होंगे। उनकी पार्किंसन डिजीज होने से पहले उनकी लेफ्ट साइड ईयर ड्रम में इंफेक्शन हो गया था, तो उसकी ऑपरेशन करवाई थी हमने, और फिर राइट साइड की भी ऑपरेशन हुई। तो 6 से 7 महीने तक वो राइट साइड ही, सॉरी लेफ्ट साइड ही वो खड़ी सोती थी, तो और कुछ काम करना होता नहीं था। तो आई थिंक वो भी एक कारण हो सकता है। थैंक यू। निशांत कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ऑन। सर, यहाँ पे मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। जैसे प्रकाश जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही मेडिकल एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं। इंटरनेट कई बार आपको गुमराह कर सकता है। डॉक्टर्स की जो रैंकिंग होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो सारे मैनेज होते हैं कई बार। इसीलिए मेडिसर्कल या ऐसे किसी भी रिलायबल टीम से जुड़िए जो आपको सही एक्सपर्ट तक पहुंचाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, आप हमेशा सेकेंड ओपिनियन लें। भले आप किसी भी बड़े डॉक्टर के पास अप्रोच कर रहे हैं, आपको उन पे पूरा भरोसा है, फिर भी कभी भी सेकेंड ओपिनियन लेने में न घबराएं, क्योंकि सेकेंड ओपिनियन रियली काउंट्स। दूसरे डॉक्टर का भी ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है, बड़े डॉक्टर का, एक्सपीरियंस डॉक्टर का, कि वो क्या राय रखते हैं। जो ये माइंडसेट है सेकेंड ओपिनियन का, ये सालों से था, लेकिन आई थिंक पोस्ट कोविड ये काफी आगे आया है और ये डेवलप्ड कंट्रीज का अडॉप्टेड कल्चर है। इंडिया अभी इसको अडॉप्ट कर रहा है। Myself Nishad Shankar, I'm founder of Accounting Highway. Actually, कोई बात नहीं, Myself Nishad Shankar, I'm founder of Accounting Highway और मैम एक्चुअली मेरा सवाल हेल्थ केयर को लेकर के है ना, रियलिटी में इनोवेटिव क्या कर रहा है हेल्थ केयर एग्जैक्टली। अभी जो प्रोसेस सारे डॉक्टर्स या हॉस्पिटल जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर एग्जैक्टली इनोवेटिव क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बार हम लोग डिजिटलाइजेशन इन हेल्थ केयर की बातें समझते हैं, सुनते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रियलिटी में क्या हो रहा है, मैं आपको एकदम क्विक एग्जांपल देती हूँ। आप घर बैठे किसी भी बड़े हॉस्पिटल को बिना गए, जैसे अगर आप कोई प्लान ट्रीटमेंट करा रहे हैं, मैं फर्स्ट एग्जांपल देंगे, आपने इतने सारे आज के दिन आप ऐड देखते हो, मेडिबडी हो गया या कितने सारे लोग हो गए, ये पहले कभी भी पॉसिबल नहीं था। अगर आपको कोई प्लान ट्रीटमेंट कराना था, क्या आप हर हॉस्पिटल में जाकर के आप देख सकते थे कि वो हॉस्पिटल कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, डॉक्टर कैसा है। जब आप कोई प्लान मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हो, आपके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला, मुझे डॉक्टर अच्छा चाहिए। कई लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब नहीं होता है, उनके लिए बेस्ट डॉक्टर होना जरूरी है। कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर काउंट करता है, कई बार कुछ लोगों के लिए बजट काउंट करता है। कोई एक सर्जरी जहां 50 लाख में हो रही है, दूसरे जगह 5 लाख में हो रही है और कई 50,000 में भी हो रही है। उस आदमी का अपना इकोनॉमिक स्टेटस भी बहुत मायने रखता है कि मैं ये सर्जरी उस हॉस्पिटल में अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं। आप अगर एक सिंगल बंदे हो, अगर आपके ही घर में किसी पेशेंट को आपको कोई प्लान ट्रीटमेंट करानी है, मैं पहले की बात करती हूँ, क्या ये पॉसिबल था कि आप 10 हॉस्पिटल्स में जाकर के 10 बड़े डॉक्टर से बात करके उनके रूम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओटीज, एनेस्थेसिस्ट, सर्जन सबसे बात करके आपको वो टाइम भी दे, मशवरा भी दे और फाइनली आपके बजट में आपको एक अच्छा अस्पताल मिल जाए? ये पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि पहले की तरह लोगों में आज के दिन में टाइम की कमी है, इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो कर सके। कई तरह से आज के दिन में इंडिया में ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए। एक तो हमारी कंपनी hospitalsuggest.com जो आपको बेस्ट हॉस्पिटल कनेक्ट कराती है, आपको यहीं घर बैठे आपको पूरे हॉस्पिटल की वर्चुअल टूर कराती है, उनसे कंसल्टेशंस कराती है, बात कराती है और आपको कोटेशंस देती है लगभग, क्योंकि इंडिया में इतने सारे फैक्टर्स नहीं होते। इंडिया में सबसे बड़ा फैक्टर आज भी बजट है।
आपका आपका जो बजट है सर्जरी का वो आपके हिसाब से होना चाहिए, तभी आप उसको अफोर्ड कर सकोगे। यानी जैसे मैंने अपने उसमें बताया 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। आप एक स्टार्टअप के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे। आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, फाइनली आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे। आप ये ट्रैक देख लो, वही स्टार्टअप सक्सेसफुल है जो किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। आपके प्रश्न पे वापस आते थे, एक्चुअली क्या चेंजेस आ गए, इनोवेशन कहाँ पे है? तो इनोवेशन बिल्कुल है। कुछ समय पहले ये बातें सिर्फ आप सोच सकते थे कि ऐसा होता, आज ऐसा हो रहा है। आप घर बैठे प्लान ट्रीटमेंट्स के बारे में सब कुछ जानकारी लेकर के आप एक अच्छे हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करो। इससे फाइनली क्या हो रहा है, आप पेशेंट की जान का बचने का और उसके ठीक होने का जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, उसको बढ़ा रहे हैं 70 से 80 से 90%। ये हम अब चाहे वो नियर एंड डियर वंस किसी के भी हो, आप कितने भी पैसे अफोर्ड कर सकते हो, कोई भी नहीं चाहता कि उनके घर में कोई बीमार है। सब चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए, और हेल्थ केयर में कभी भी कोई लोग चांस नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस हो गए तभी आप एक्सप्लोर कर सकते हो ना। तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं बिल्कुल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको खुद बताना चाहूंगी, जैसे मेरी हेल्थ केयर IT कंपनी 15 साल पुरानी है, उसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे, मैं डॉक्टर्स को बोलती भी थी कि कभी तो आप इस्तेमाल करो। आपको विश्वास नहीं होगा, 30% से भी कम हॉस्पिटल्स मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे जो प्रेस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। आपको भी पता है डॉक्टर जाता है, आपको सिर्फ पर्ची ही देगा। सॉरी, देयर आर एनी डॉक्टर्स हियर, बट यू ऑलवेज गेट अ प्रेस्क्रिप्शन। आपके पास कब मिला आपको कंप्यूटराइज्ड प्रेस्क्रिप्शन? कभी भी नहीं। आप खुद अपने कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप चले जाते हो, आपकी हिस्ट्री उसको याद रहे, ऐसे कई सारी बातें हैं। किसी भी चीज में अगर आप ह्यूमन टच ऐड करते हो तभी वो चलता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत बड़े डॉक्टर है जिनका मैंने प्रेस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर दिया था। उनका कोई पेशेंट आया, उसके बच्चे का 10th का एग्जाम था। अगली बार जब वो भाई साहब डैडी आए उनके, तो उन्होंने बोला, उनको नाम से बुलाया कि अरे शर्मा जी, आपके बेटे का 10th का एग्जाम का बोर्ड का रिजल्ट आया था, कैसा आया? उनके पेरेंट को इतना अच्छा लगा, इतना खुश लगा कि वाह, इस डॉक्टर को मेरे बेटे का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, इसको याद है। जो कि उन्हें कुछ नहीं आता। एक्चुअली सॉफ्टवेयर में हमने अलर्ट डाल के रखा है, पेशेंट क्या आती है वो फटाक से देखकर बोलते हैं। डॉक्टर कनेक्ट आया, पेशेंट। इंडिया में ना हम लोग बहुत हैं, सॉरी टू से, हम लोग बहुत इमोशनल। डॉक्टर हमें लूटे, कुछ भी करे, कोई दुकान वाला भी हमें लूट रहा होता है, लेकिन वो हमें प्यार से 2 बातें बोल देगा, हम उधर ही जाते हैं। तो इंडिया में लोग ब्रेन कम इस्तेमाल करते हैं, इमोशनल ज्यादा होते हैं, दिल से काम करते हैं। अगर वो डॉक्टर आपको अच्छे से प्यार से बात करेगा, कोई दुकान वाला भले आपको 10x प्राइस पे बेच रहा हो, लेकिन आपको अच्छे से बात करेगा, इज्जत से बात करेगा, आप उसी के पास जाओगे। अब कुछ चीजें जो टेक्नोलॉजी सॉल्व करके दे पा रही है, ये चीजें प्रेस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर मैं सामने से बोल रही हूँ, मेरे ही सॉफ्टवेयर के ऐसे बहुत सारी चीजें। पेशेंट फीडबैक, आप होटल में खाते हो, खाना खाते हो, आपसे लास्ट में एक फीडबैक भरा जाता है। क्या आपने ये फीडबैक फॉर्म किसी भी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के टाइम में भरा था? आप खुद याद करके देखो, किसी न कभी आपके कोई भी रिलेटिव अगर एडमिट हुए थे डिस्चार्ज के टाइम में, क्या आपको ये फॉर्म भरा गया? आप कई बार उनके सर्विसेज से नाखुश थे। लेकिन आज के दिन में ऐसा नहीं है, चेंजेस हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन टफ है। हेल्थ केयर को, पेशेंट को अच्छा एक्सपीरियंस देना जरूरी है। वो शायद डॉक्टर हो, वार्ड बॉय हो, नर्स हो, असिस्टेंट हो, कोई भी हो। सफाई के साथ साथ कि हॉस्पिटल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, मुझे एक सिंपैथी से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। एक बहुत सीनियर डॉक्टर है, MBBS फर्स्ट बैच के, उनका इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बोला कि ध्यानचंद्र रॉय, डॉक्टर ध्यानचंद्र रॉय ने हम सब डॉक्टर्स को एक सीख दी थी कि कोई भी पैथी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, कोई भी पैथी हो, लेकिन आपके पास आपके पेशेंट्स के लिए सिंपैथी होनी चाहिए। बाद में आपके पास कुछ भी हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने डॉक्टर्स ये फॉलो कर रहे हैं? कुछ डॉक्टर्स जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए टेक ये सहारा है। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इससे पेशेंट को अच्छा लगा। कई सारे ऐसे पुराने हिस्ट्रीज जो आपको सॉफ्टवेयर ही बता पा रहा है, उसकी वजह से डॉक्टर्स आज पेशेंट्स को बेटर ट्रीट कर पा रहे हैं। ऐसे कई सारे AI ML बेस्ड एल्गोरिथम तो मेरे ही सॉफ्टवेयर से बन के आ रहे हैं, जो पिछले 6 महीना में अगर डेंगू पेशेंट्स को ट्रीट किया था, इस तरह से ट्रीट किया था, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऐसी थी, तो वो बेटर हो रहे थे पेशेंट। तो कई सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी सॉल्व कर रही है। हम डे टू डे लाइफ में अगर कंपेयर करें तो हमें भी पता चलेगा कि सच में डिजिटलाइजेशन आने से काफी फायदा हो रहा है। सिर्फ ग्रोसरीज और इस पे न रहे, जो हम लोग ऐप है, आप देखो बुक माई शो से आप मूवी की टिकट बुक कर लेते हो, पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो। क्या आपने कभी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट पहले बुक किया था? नहीं। आज आप डॉक्टर से बात कर पा रहे हो, ऑनलाइन बात कर पा रहे हो।
लीगलाइज्ड वे में बात कर पा रहे हो, पहले ऑनलाइन कंसल्टेशन तो लीगलाइज्ड, तो देखा जाए तो सच में काफी चेंजेस आए। मैम हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे बीच में है नीरज जी और ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इनका स्टार्ट मेडिकल से ही संबंधित है, अनुमान करके आप इनसे भी बात कर सकते हैं। नीरज जी आप दो सब Thank you, Smita, for the wonderful presentation. Thank you for the wonderful presentation. So basically, मेरे दो questions थे. Since you are a serial entrepreneur, I have seen your profile right now. You are means you have done CareSoft, you have done Hospital Suggest, and it's been almost 1.5 days से you are in business. So two questions. Number one, कि wife husband के बीच में company चलाना कितना आसान है. So my wife is also a doctor and we were working together in a different company. But when I started my business, I chose not to start with my wife. So what are the challenges? Number one, and number second, in this 15 years of journey, are your companies funded or are you bootstrapped? And So the answer to your first question, definitely एक ड्रॉबैक रहा था शुरू में इंडियन इन्वेस्टर्स को कोई भी ऐसे स्टार्टअप में पैसे लगाना जिनके फाउंडर्स हस्बैंड वाइफ है, बिल्कुल ही एक नेगेटिव पैरामीटर के तौर पे देखा गया था। मैंने भी कई सारे इन्वेस्टर्स को जब शुरू में अप्रोच किया था, ओ यू आर हस्बैंड वाइफ टू हो, उन्हें ऐसा लगता था कल को हमें कुछ हो गया तो उनके तो पैसे डूब गए। तो ये लेकिन पुराना माइंडसेट था। एंड टू टेल यू, ऐसे बहुत सारे आज के दिन में स्टार्टअप्स हैं जो हस्बैंड वाइफ है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मीना गणेश एंड के गणेश हैं जो टोटिया चला रहे हैं। वो तो बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं, बट उन्होंने शुरुआत ऐसे की। ममा अर्थ, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो हस्बैंड वाइफ वो चला रहे हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पर्सनली हमारे इसमें सबसे जरूरी है किसी भी कंपनी को आगे ले जाना, स्टार्टअप को आगे ले जाने के लिए, भले आप देखो बहुत सारे पार्टनर्स में भी झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ हो चाहे कोई भी हो, अगर आपके जिम्मेदारियां बटी हो और आप एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें तो कभी भी कोई भी तरह की साझेदारी या पार्टनरशिप नहीं टूट सकती, एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ बीइंग हस्बैंड वाइफ। कमिंग टू आवर ओन थिंग, हमारा जो हमारी जो जोड़ी है उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रशांत इज अ ड्रीमर, यानी वो ड्रीम्स देखते, ही इज अ विजनरी। वो आज उनको लग रहा है कि आज हम लोग ऐसे कर रहे हैं, उनको लगता है कि कल ये इस तरीके से बेटर वे में किया जा सकता है। एंड आई एम एन एग्जीक्यूटर, मैं किसी चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। सो हमारी जो जोड़ी है, ना मैं इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में टांग अड़ा रही होती हूँ ना मेरे, बिकॉज ही इज अ ड्रीमर, तो वो काफी हद तक आगे सोच पा रहे होते हैं और मैं जनरली एग्जीक्यूशन, टीम बिल्डिंग और बाकी चीज में रहती हूँ, तो चैलेंजेस नहीं होते। हमारे इसमें कोई 15 से 15 कोई झगड़ा नहीं होता आपका एक प्रश्न था इन्वेस्टमेंट का, तो मैं बताता हूँ कि हम लोग की जर्नी जो है आरती सॉफ्टवेयर बिहार से शुरू हुई थी और हम लोग एक कंप्यूटर का जो कॉस्ट, जैसे इन्होंने बताया कि ड्रीमर, ठीक है, मेरे छोटे भाई हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जब ये आईटी एजुकेशन में आए और इलेक्ट्रॉनिक्स में आए तो इनका एक था विजन कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना। तब मैं इंजीनियरिंग में कहीं और था और मैं दिल्ली गया था और इसके लिए बुक्स बहुत सारा खरीद के लाया। तो मैं जब आया पटना वापस, इसने मेरे से बताया कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना, तो मेरे को थोड़ा ये लगा क्योंकि मेरे घर में आज तक कोई भी नहीं, पीछे कोई भी नहीं, आगे भी अब पता नहीं आगे क्या होता है। तो फिर हमने इसके साथ डिस्कशन किया, फिर हमने एक MOU करके क्योंकि चलो चलते हैं हम, तुम्हारे साथ आएंगे। फिर हमारे एक बड़े भाई हैं जो सब यहाँ के मेंबर हैं, श्री राकेश कुमार, वो MB है, वो हम लोग जब प्लान देखा कि अब ऐसा करना है तो भाई मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं वापस आता हूँ, ठीक है। वो वापस आके तीनों भाई मिलके एक जर्नी स्टार्ट किया IT में। उसके बाद ये जो हमारी स्मिता है, इनको मैंने ढूंढ के निकाला, इनको घर से ढूंढ के निकाला। ये जो कि फैमिली मैटर्स है, ये BI अपना फैमिली, इसमें मैं डिस्कस, इनको ढूंढ के निकाला। ढूंढ के निकालने के बाद तब फिर ये बैकबोन हो गई हमारी, हम लोग फ्रंट में आ गए, ये बैकबोन हो गई। आज हम लोग बैकबोन हो गए
और ये फ्रंट में लीड कर रही है, ये इनका सक्सेस है। और अभी तक कोई भी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कहीं से लिया नहीं, सब खुद से जनरेट किया है। और मैं तो 35,000 40,000 से मैंने IT कंपनी शुरू की, आज काफी सक्सेस कर रहे हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं लिया। हमारे परसों हम लोग शशांक के आए थे तो हम लोग मिस कर रहे थे कि जल्दी ही वो यूनिकॉर्न, बिहारी यूनिकॉर्न अभी जो ये है तो हम लोग मिस कर रहे हैं कि सेकंड बिहारी यूनिकॉर्न जल्दी जल्दी होगा। और दूसरे पैसे से खेलिए, केवल अपना ही पैसा रहेगा मजा नहीं है। पॉकेट दूसरे का जब तक काटिएगा नहीं ना तब तक मजा नहीं। फिर क्या होता है ना, मतलब कंट्रोलिंग आप किसी और के हिसाब से चलना पड़ता है, ये अपना फ्रीडम खत्म हो जाता है। नो नो इट्स नॉट ट्रू। आप दूसरे से ले रहे हैं तो दे कैन ऐड ऑन टू व्हाट यू हैव। हम केवल सर्टेन एक्सटेंट तक होता है, नेगेटिव बात ही मत सोचिए, पॉजिटिव भी होता है ना कि वो पैसा लगा रहे हैं तो ये भी सोच रहे हैं कि आप कैसे सक्सेसफुल। हाँ, वो भी सोच रहे होते हैं। पॉजिटिव भी है इसके साथ। और जो लोग स्टार्टअप कल्चर की बात करते हैं कि जो पैसा लगवाना दूसरे का जरूरी इसलिए भी है कि फिर कोई मैनेजमेंट का टिप वो दे पाए, कुछ वर्किंग स्टाइल के बारे में बता पाए, तो दैट हेल्प्स यू अदरवाइज। वैसे आप बता सकोगे कि इज इट रियली हेल्पिंग यू और नॉट? I could personally believe that any outside investment is a great help, not only for accelerating your business, but also it brings a lot of responsibilities, mentorship, guidance on the platform. और अभी I am too young in the startup journey, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मेरे ऊपर कोई ना बैठा होता और मुझे खुद रोज ये सोच के करना है कि आज क्या स्टेप्स उठाने हैं, तो काफी कठिन होता। So I would always prefer कि कोई sense of responsibility रहे कि मुझे ये काम करना है क्योंकि मैंने किसी से पैसे लिए हैं। So this makes me, at least this is very personal opinion, this makes me at least more responsible towards my own business. और मतलब on a lighter note, आपके बीच में कोई तीसरा नहीं आया इसलिए झगड़े नहीं हुए अभी तक आपके। तीसरा is invested। नहीं तो ये चर्चा अभी हो गई, इसका एक फायदा आप लोगों को मिलेगा। दिस इज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। तो ये टू साइड्स ऑफ द कॉइन है, इसको आप देखिए कि हर किसी के लिए अलग अलग होगा। इनका एक साइड है, वहाँ दूसरा साइड, और दोनों खुश। पॉइंट तो एक ही है, बिजनेस चलना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव कोई और प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं? हमारे पैसे क्वेश्चन है, पूछना चाहता हूं। बिल्कुल पूछिए सर। बेसिकली मेरा जो क्वेश्चन है ना वो हेल्थ केयर के बेस पे ही है। करंटली एक बहुत बड़ा इशू है जो कि लोग बहुत फेस करते हैं। एनालिसिस तो ये है कि जितने भी हमारे खास इंडिया की बात करें हम, कि जो पेशेंट होते हैं, ठीक है ना, उनके पास मान लीजिए सपोज दैट कोई डिजीज आपको है, ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट की उनके पास पूरी जानकारी नहीं होती है। नॉर्मल तो अभी क्या होता है कि सपोज दैट कि किसी पर्सन को डिजीज है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आप ये कीजिए, ठीक है ना। उस पेशेंट को नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या क्या स्टेप होने वाला है मेरे साथ में। इसकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाता है, वो अपने आप को चेक नहीं कर पाता है कि क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, पार्ट बाय पार्ट मेरा क्या पैसा लगेगा, ये पता नहीं होता है। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू है। अगर आपको लगता है कि एग्जैक्टली इशू है तो उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो जा सकती है, आपके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं। जी देखिए, मेरा जी भी इसमें आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ गए। फिर से बताओ। हमारा जी क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली क्लियर आपका कि नॉर्मल वे में जो पेशेंट है आपका, ठीक है ना, उसके पास वेल नॉलेज नहीं होता है। सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ आपको कि किसी एक व्यक्ति को कैंसर है, ठीक है ना, वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। उस पेशेंट को ये नहीं पता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, क्या मेरे साथ फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्टेप वाइज जो है हमारा पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। इन सब जानकारी ना होने की वजह से वो टोटली डॉक्टर पे डिपेंड होता है, और दैट्स व्हाई कि जैसा डॉक्टर उन्हें मूव करता है वो मूव करता है ना। तो सवाल है कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। सवाल है इसका सॉल्यूशंस क्या है। अगर हेल्थ केयर को, अगर नॉर्मल तौर पे आज स्टार्टअप क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज को ऑफलाइन से ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, उसको स्टार्टअप कह रहे हैं,
रियली स्टार्टअप नहीं है। ये स्टार्टअप बिल्कुल नहीं है कि आप किसी चीज को ऑनलाइन, सपोज दैट मेरे पास एक कप चाय है और मैं ऑनलाइन बेच रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, है ना। जिन्होंने या तो चाय में कुछ ऐसा होना चाहिए जो किसी और के पास ना हो। अभी रियली मुझे लगता है यही हो रहा है, तो मुझे इसका जवाब चाहिए। पूरी तरीके से तो सहमत नहीं हूँ आपकी बात से। सो स्मिता ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। सो पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम है ना, ये ना कि इंफॉर्मेशन गैप है, वही तो आईटी से आप सॉल्व कर रहे हैं। जो स्मिता ने भी बताया कि हमने हॉस्पिटल खोज बनाया, या उनकी जो HMIS की जो सर्विस है, जो हॉस्पिटल के अंदर इंफॉर्मेशन किस तरीके से फ्लो हो रहा है। पेशेंट मैंने लास्ट टॉक जब मेरा था तो मैंने भी ये बात बोला, और मेरा जो स्टार्टअप बिजनेस है हनुमान का, दैट इज आल्सो ऑन दी बेसिक फाउंडेशन यही है कि देयर इज इनफ ओबेसिटी इन हेल्थ केयर। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं या आप हेल्थ केयर सेटअप में कहीं भी जाते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या स्टेप्स फॉलो होंगे, क्या पैसे लगेंगे। सो एक कमर्स एंगल है कि क्या पैसे लगेंगे, किन चीजों पे खर्च होगा, उसका कोई पहले से आइडिया नहीं होता है। और दूसरा कि स्टेप बाय स्टेप में भी आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाता। आपको दिन के एंड में या तो बिल दिया जाता है या पेशेंट के ट्रीटमेंट के बाद बिल दिया जाता है कि आपको इतना पैसा देना है। तो अभी जो टेक्नोलॉजी जो पार्ट सॉल्व कर रही है, वो प्रोएक्टिवली आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले, जब आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको एडमिट होना है, उससे पहले आप किसी प्लेटफॉर्म पे, मल्टीपल ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसमें से एक प्लेटफॉर्म इनका है हॉस्पिटल सर्विस, आप जा करके मल्टीपल हॉस्पिटल्स में चेक कर सकते हैं कि उनके रूम टैरिफ्स क्या हैं, उनके यहाँ जो गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी है तो कौन डॉक्टर करेगा, उसका एक्सपीरियंस कितना है। इस तरीके के मल्टीपल चेक्स जो है you can actually do on these platforms, get quotation की कितना पैसा चार्ज होगा, and basis on that you can make a decision. So of course this is solving a set of problems. जो स्टार्टअप के डेफिनेशन के ऊपर जो आपका सवाल है कि सही बात है कि किसी भी चीज को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर देना बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। So let us not see कि ये स्टार्टअप बिजनेस है कि नहीं। Any business is good if you are justifying the sense of the business. Number one. Number two, अगर आप स्टार्टअप के डेफिनेशन में उसको फिक्स करना चाहते हैं तो इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो जो क्वेश्चन आपका है कि पेशेंट की जर्नी के अंदर जो ओबेसिटी है उसको कुछ भी पता नहीं होता, अगर आईटी से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं और ये मॉडल स्केलेबल है कि आज मैं पटना के सारे हॉस्पिटल इस आईटी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, फिर मैं पूरे भारतवर्ष का कर दूंगा, फिर मैं पूरे दुनिया का कर दूंगा। सो मेरे पास जो ऑप्शंस है वो बहुत वाइड हो जाएगा। ये एक स्केलेबल मॉडल है, तो डेफिनेटली ये स्टार्टअप के डेफिनेशन में आता है, ऐसा मेरा मानना है। स्मिता, अगर आप आंसर करना आपके आंसर में सिर्फ दो बातें जोड़ना चाहूंगी। आपके क्वेश्चन में दो बातें हैं। देखिए, एक आप कमर्शियल एंगल देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल सजेस्ट, जैसे मेरी कंपनी, ऐसे बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फाइनेंशियली बताएंगे कि ये ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से अफोर्डेबल रहेगा या पेमेंट्स कैसे रहेंगे। इवन बिल स्टैटिस्टिक्स, आपके बिल्स अगर आपके डिपॉजिट से ज्यादा हो रहे हैं तो मेरी सॉफ्टवेयर से आपको कई बार SMS जाएंगे कि भाई डिफरेंस पे कर दो। दिस इज वन एंगल। द सेकेंड एंगल इज जो रिमाइंडर्स होते हैं कि मेरा नेक्स्ट सेशन ये आने वाला है, इसका नेक्स्ट प्रोसेस ये होने वाला है, उन चीजों को हम लोग कहाँ एकोमोडेट करते हैं, तो पेशेंट पोर्टल पे करते हैं, जो कि कई नई चीज है। कई सारे लोगों ने अभी तक सुना भी नहीं होगा। कई सारे हॉस्पिटल्स आज के दिन में पेशेंट पोर्टल को प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या चीज है? जिस तरह से हॉस्पिटल में बैठा रिसेप्शनिस्ट उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, जैसे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह से उसका एंड यूजर कौन है? मैं पेशेंट। तो मैं पेशेंट भी अपने प्रोसेस, अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस, अपने बिलिंग प्रोसेस को पूरी तरह से देख सकूं, इसके लिए एक सॉफ्टवेयर एक्सेस करता है जिसको पेशेंट पोर्टल बोलते हैं। पोस्ट कोविड हमने खुद से ही कितने सारे क्लाइंट्स में ये एडेड फीचर ऐड करके दिया जो पहले से ही था, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल्स ने आज के दिन में पेशेंट्स को प्रमोट ही नहीं किया। जिस तरह से कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, पेशेंट इन्फॉर्म हो रहा है, पेशेंट खुद जानना चाहता है कि कितना बिल हुआ, मेरा क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट क्या करना है मुझे, ये पेशेंट पोर्टल सॉल्व करके देता है। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है जो आपने इनसे डिस्कस नहीं किया, जो मैं बताना चाहूंगी, वो है मेडिकल ट्रांसपेरेंसी। क्या आपको पता है सिर्फ मुंबई का जो हॉस्पिटल है, टाटा जो कैंसर हॉस्पिटल है, वो एकमात्र इंडिया का ऐसा हॉस्पिटल है कि अगर आप वहां भर्ती होते हो कैंसर के इलाज के लिए, तो आपके इलाज के दौरान आप पे जो इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट्स और टेस्ट हुए, वो आपको आपके पोर्टल पे, आपके खुद के मोबाइल पे क्लियरली दिखाई देते हैं। ये
कितने सारे इंडियन गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये जो ट्रांसपेरेंसी है नहीं होती। आप खुद ही अगर हॉस्पिटल में किसी भी वजह से एडमिट हो, डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप खुद ही पूछोगे उस हॉस्पिटल को कि मेरा केस पेपर्स दिखाओ, मुझे मेरे जीपी मेरे फैमिली डॉक्टर को दिखाना है, उसके लिए एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है, मेडिकल रिक्वेस्ट करने पड़ते हैं केस पेपर्स के लिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी की कमी है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में नहीं है। आप जैसे ही एडमिट होते हो आपके रिलेटिव, आपके पूरा परिवार आपका पूरा ट्रीटमेंट प्लान देख सकता है। आप हॉस्पिटल में जब एडमिट हो इंडिया में, तो क्या आप अपने इंडोर पेशेंट्स देख सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं देख सकते। आपको खुद उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, उसके लिए पूरा मेडिकल लीगल प्रोसेस है। ये एक थर्ड एंगल है जो इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का, मेडिकल ट्रांसपेरेंसी नहीं होने का है, जो कि बिल्कुल आगे आने वाले सालों में ऐसे और भी कई सारे स्टार्टअप्स होंगे और रेगुलरिटीज होगी जो इन पे काम करेंगी, क्योंकि एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा डेटा है, पेशेंट का ही डेटा है जो पेशेंट के पास नहीं है। आई होप आई एम एबल टू आंसर दिस। मैं इसमें एक चीज और बोलना चाहूंगा। बेसिकली आप जो ये सोच रहे हो ना कि मतलब किसी भी ट्रीटमेंट का इसका प्रोसेस क्या क्या स्टेप बाय स्टेप रहेगा, एक काउंसलिंग सर्विस की बात कर रहा हूँ धीरज जी। इनको एक हमारे मॉडल चाहे आपके मॉडल में एक काउंसलर की रिक्वायरमेंट है जो इनको पूरा ट्रीटमेंट का ए से लेके जेड तक गाइड करे कि तुम्हारे साथ होने वाला क्या है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होने वाला है। आप सब यही क्वेश्चन कर रहे थे कि पूरे ट्रीटमेंट का मेरे साथ क्या क्या स्टेप होने वाले हैं और इसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है और इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होने वाला है। या बहुत हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सर अभी हम भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं और भी शायद प्रोवाइड नहीं इंडिया में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि केयर पाथवेज वेल डिफाइंड नहीं है। आप अगर किसी डॉक्टर से भी बात करते हैं तो वो मतलब कोई भी जो आईटी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी वो क्या करती है कि अवेलेबल इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस करती है। अभी इंडिया में क्या है कि केयर पाथवे फॉलो करने वाले डॉक्टर्स और नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स ही बहुत कम है। अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली में हार्डली ऐसे 2 हॉस्पिटल होंगे जिनके पास डिफाइंड प्रोटोकॉल केयर पाथवेज बने हुए। Otherwise, it is more of a very personalized level of thing which a doctor follows. May it be cancer or may it be jaundice. So it is very personalized level. So जब हम लोग केयर पाथवेज अच्छे से डिफाइन कर लेंगे और वो यूनिवर्सली फॉलो होने लगेगा तो NDHMA ऑलरेडी जो है इन प्लेस है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, और उसके सारे जो स्मिता करना चाह रही हैं वो अभी इतना फास्ट एक्सीलरेट होगा। जैसे पोस्ट कोविड टेली कंसल्टेशन बढ़ गया, अभी NDHM के अप्लाई होने के बाद आप देखेंगे कि पेशेंट डेटा UPI की तरह यूज होने लगेगा। सो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट गिव योर नंबर and document consent on the OTP and the documents or medical documents can be transferred from one platform to another. ये बहुत सिंपल हो जाएगा। एक क्लास मेरा क्वेश्चन है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आप लोग कैसे गाइड करते हैं या किस तरह से लोगों को मेडिकल फील्ड की काफी बात करेंगे। ये डायरेक्ट तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी क्योंकि हमारे एप्लीकेशन में ये प्रोसेस होता है तो जितने भी अभी हेल्थ इंश्योरेंस है उनका अपना एक रेट स्ट्रक्चर और एक कैटेगरी स्ट्रक्चर है, उनके हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से सिटी वाइज, एरिया वाइज और क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज उनके कैटेगरीज है, उनके हिसाब से उनका हॉस्पिटल के साथ एक रेट कॉन्ट्रैक्ट है। आप जैसे जो भी इंश्योरेंस जिसकी कंपनी का इंश्योरेंस लेते हो उसके हिसाब से आपको एक स्लैब मिलता है कि आप किस तरह के हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं और वहाँ पे आप अपने ट्रीटमेंट आप अपने जो भी लिमिट आपने इंश्योरेंस लिए 5 लाख या 25 लाख जो भी लिए अपने उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कराओगे। कॉस्ट स्ट्रक्चर पे आपका इन्वॉल्वमेंट एज ए पेशेंट कुछ भी नहीं है, बिकॉज आप इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का बीच का मामला है। आप उसका प्राइस पे जरा भी कंसर्न नहीं होते हो, 5,000 लग रहा है या 50,000 लग रहा है, आपका कोई कंसर्न खास उसमें होता नहीं है क्योंकि आपको अपने जेब से भरना नहीं होता है। अभी मैं मेरा एक्चुअली ये है कि इसकी वॉइस ऑफ हेल्थ आप लोग चला रहे हैं और जैसा कि सब इंश्योरेंस के विषय में बताया, तो क्या आप जो मेडिक्लेम पॉलिसी जो कंपनियां बेचती है या उनसे आप लोग कभी डिस्कस किए हैं कि बहुत सारा जो मेरिट रीजन होता है उसमें भी वो लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को सहायता नहीं देते। एक्चुअली मेरा नाम अशोक कुमार है और हम इंटरसेप्ट हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं जो कि एक टेली हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है इंडिया, बांग्लादेश और जस्ट बिहार से हम लोग स्टार्टअप किए हैं 2020 में।
तो हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि उनका जो डिजीज था तो उस डिजीज में न करके और उसको अलग से जो है कि एक अलग डिजीज बता के उसको उनका जो है इंश्योरेंस कैंसिल कर दिया गया। हमने इसके लिए फाइट कर रहे हैं, हैदराबाद में लोमार्ट कंपनी है और बहुत सारी कंपनियां हैं, उस पर हम लीगल फाइट कर रहे हैं उसके लिए अपने दूसरे पेशेंट के लिए। तो ये बहुत जरूरी है, फैक्ट है कि आप लोग को उसमें आवाज उठाना चाहिए, यदि मीडिया हो सके। ऐसा मेरे पास लगभग 25 केसेस है जिसके लिए हम पर्सनली फाइट कर रहे हैं। हमें शेयर कीजिएगा, ठीक है, ऑफलाइन। मेरा एक सवाल है कि आज के दिन में वेरियस जो मेडिकेयर वगैरह है जो अपना प्रचार कर रहे हैं, उसमें ये किसके ऊपर में बिलीव किया जाए, ये कौन कैसे डिसाइड करे? हमारा जैसा आदमी को तो डेली 5 या 10 आता है और मैं 48 टेस्ट करूंगा 499 रुपये लूंगा, मैं 69 करूंगा, मार्केटिंग जगलरी को छोड़ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि अबाउट द रिलायबिलिटी, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म बाय विच लैब वगैरह का रिलायबिलिटी आप जानना चाह रहे हैं कि उसका रैंकिंग क्या है? मैं वही जानना चाहता हूँ। इसमें जो बहुत सारे स्टार्टअप हैं अभी, जो बहुत लोग हैं जो भी आप कह सकते हैं ब्रांडेड हो गए, जैसे हेल्थकेयर है, एम5 है, ये लोग 699 रुपये में आपके 79 टेस्ट कर रहे हैं। वो नॉर्मल टेस्ट अगर आप नॉर्मल कराते तो किसी भी नॉर्मल लैब में तो आपको 7-8 हज़ार का वो कॉस्ट है उनका नॉर्मल प्राइसिंग के हिसाब से। वो एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज बना के आपको 699 में 799 ऐसे 1000 अलग-अलग पैकेजेस है उनके दे रहे। तो वो बाकी जो भी लैब है NABL की एक पैरामीटर है और NABL एग्रीगेटेड है, तो आप ये मान सकते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड SOP फॉलो कर रहे हैं अपने प्रोसीजर के लिए। तो उसमें आप जा सकते हैं। ये खाली चेक कीजिए, जो भी एडवर्टीजमेंट है वो NABL सर्टिफाइड है तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी भी ब्रांड। लिखता तो है प्रशांत जी, पेपर में ऐड भी हाफ पेज का देता है और बोलता है कि मैं एक्रेडिटेड हूँ, लेकिन जब कंज्यूमर उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि where is this competition coming from and why, तो कहने का मतलब 7,000 से 700 ले रहा है, इसलिए सर वो उसको कंज्यूमर एक्वायर करना है और उसको बिजनेस है, बिजनेस लेना है। आपका एक डेटा के बाद मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग नहीं, उसमें जो इन्वेस्टर के जो पैसे आ रहे हैं उनको ये चाहिए कि भाई हमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर लेना है प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए आपको बर्न कर रहे होते हैं, मतलब आपका पैसा कोई और भर रहा होता है, वो बाद में किसी न किसी और वे से रिइंबर्स करेंगे। अभी मैं मुकेश जी को आग्रह करूंगा कि एक डायरेक्टरी है हमारे, एक सुवेनियर है थोड़ा, मुकेश जी को नहीं कहिए, घर के आदमी हैं। श्री सुजय सौरभ जी जो हमारे BIA कैश ट्रेजरर हैं, जस्ट पास ट्रेजरर, उनसे अनुरोध करते हैं। मैं अभी सुबोध जी के आग्रह करूंगा, एक सुवेनियर है वो थोड़ा अभी कार्यक्रम का अंत और हमारे समन का शुरुआत। धन्यवाद छोटी सी शब्द है, थैंक्स इज टू स्मॉल अवार्ड टू एक्सप्रेस आवर हार्टफुल ग्रेटिट्यूड टू रीता कुमार एंड मिस्टर प्रशांत कुमार। आपकी कथन, आपकी प्रेजेंटेशन सिर्फ स्वास्थ्य क्षेत्र में नहीं बल्कि एक स्टार्टअप को, एक एस्पायरिंग जो भी बनना चाहते हैं सारे स्टार्टअप को बहुत बहुत ज्ञान की रोशनी प्रदान किए हैं। वो लोग बहुत प्रेरित हुए, हम लोग बहुत प्रेरित हुए हैं। मैं अपने
सारे माननीय सदस्यगण, अध्यक्ष जी है, पूर्व अध्यक्ष जी है, सदस्य सचिव, ट्रेजरर, खास तौर से मुकेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा ये कार्यक्रम को सपोर्ट कर समर्थन करने के लिए। मेरे सारे उद्योगी मित्रों जो कि उपस्थित हैं, एस्पायरिंग स्टार्टअप जो कि कुछ छात्र छात्रा स्टार्टअप बनना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ऑनलाइन से जुड़े हुए बंधुओं, आप सबका धन्यवाद। एक दो मीडिया हाउस से भी लोग आए थे, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। अंत में बीआई सेक्रेटेरिएट जिसकी सहायता बहुत ही आवश्यक है, मैं अपने सहायक प्रभात और निमिषा को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबको एक फीडबैक फॉर्म दिया गया है, कृपया उसको भर लीजिए और फिर हम लोग आगे आएंगे और एक कार्यक्रम को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.